गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्रिकेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम लोग आज अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इनमें से हम लोग 3 क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, विस्तार और नगर नियोजन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में जितना क्वेश्चन पढ़ाए सबसे इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो प्रियम्पल ऑफ द टॉपिक होगा वो सेम होगा, सबकी भूमिका सेम होगी। बस इस भूमिका में जोड़ लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो सामान्य समय है वह लगभग आपका हड़प्पा सभ्यता का सामान्य समय 2500 BC से लेकर लगभग 1500 BC तक माना जाता है। वहाँ से बाद आपका वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। लेकिन राखी गढ़ी के एक्सपेक्टेशन के आधार पे हड़प्पा जो प्राक हड़प्पा है, हड़प्पा से पूर्व की संस्कृति, प्राक हड़प्पा की प्राचीनता वर्तमान में 7000 BC तक जाती है। ठीक है, तो निश्चित तौर से जो विकसित हड़प्पा है वह हो सकता है 2500 से पहले 3200 ईसा पूर्व रहा होगा। और लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो मूल विशेषता है वह उसका नगरीय परिवेश है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो परिपक्व अवस्था है, जिसे आप कहते हैं हड़प्पा सभ्यता परिपक्व अवस्था, मैच्योर पीरियड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, परिपक्व अवस्था है या नगरी जो उसका स्वरूप है, मतलब नगरीय स्वरूप जो है यह मूलतः आपका 2500 से 1700 या 1800 BC तक रहता है। 1700 BC मान लीजिए, आप थोड़ा बहुत तो अंतर से परेशान न होइएगा। 1700 BC के आसपास तक होता है। 1700 BC के आसपास के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरीय परिवेश जो होता है वह कमजोर होने लगता है। जो इसकी नगरीय विशेषताएं थी, जैसे भवन, व्यापार वाणिज्य केंद्र, उद्योग धंधे, शिल्प उद्योग, और उसके बाद बाह्य व्यापार, आंतरिक व्यापार, अधिशेष उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन, ये सब प्रवृत्तियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। जब ये सब कमजोर हो जाती हैं तो इसका मतलब है धीरे धीरे नगरीय स्वरूप इसका नष्ट हो जा रहा था। तो नगरीय जीवन शैली थी उसका पतन हो रहा था, वह नष्ट हो रहा था, समाप्त हो रहा था, और उसके स्थान पर दूसरी सभ्यता आ जाती है। तो हमें हड़प्पा सभ्यता के वास्तव में पतन या उसकी समाप्ति न करके, बल्कि हमें कहना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय परिवेश जो थे धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, और वो उसका धीरे धीरे तिरोभाव हो रहा था, और वह एक परिवर्तित स्वरूप में बदलता जा रहा था। तो इसे एक परिवर्तित स्वरूप और एक तिरोभाव के स्वरूप में देखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता, इसका क्या कारण था। कितनी बड़ी सभ्यता जो थी, इतने बड़े क्षेत्र में विकसित थी। यह सभ्यता 1700 ईसा पूर्व के आसपास के बाद इसका नगरीय जीवन शैली कमजोर होता गया, और धीरे धीरे नगर के स्थान पर ग्रामीण संस्कृति हावी हो गई और ग्रामीण परिवेश में परिवर्तित हो गया। ओके, ये होगा आपका प्रियम्बल। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अगर इस परिवर्तन या पतन के पीछे जो कारण देखा जाए तो सबसे पहले कुछ इतिहासकार जो कारणों की चर्चा करते हैं। तो अब आपका है सामान्य समय हो गया भूमिका में। अब अगला दूसरा पॉइंट कर लीजिए, ए कर लीजिए इसको। दूसरा पॉइंट प्रमुख है आपका है पतन के प्रमुख कारण। पतन के प्रमुख कारण, हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण हैं, इन कारणों को आप 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक हो सकता है आपके मानवीय कारक और दूसरे हो सकते हैं आपके प्राकृतिक कारक। ठीक है, तो प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक के रूप में आप इनको देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे तो समझने में थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ए आपका बी हो गया। आप बी इस कालखंड को कर सकते हैं, सी कर लीजिएगा इसको, ये तभी तो आप बता पाएंगे जो अभी हम लोग चर्चा की थी। तीसरा आपका हो गया पतन के प्रमुख कारण। पतन के कारण अब हमने चर्चा किया, तो पहला इसमें आप कर सकते हैं मानवीय कारण। मानवीय कारण को हम कर सकते हैं, मानवीय कारण को हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका जो ह्यूमन ओरिजिनेटेड रीजन्स हैं, मानवीय कारण,
और इसे आप कर लीजिए क, आपको समझ में आसानी जाएगा। दूसरा कर लीजिए ख। क्या होते हैं ये जो दूसरा है ख, इसका मतलब हो गया आपके प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, ठीक है। अब मानवीय कारण, प्राकृतिक कारण में आप पूरा एक साथ भी वर्णन कर सकते हैं, हम तो और डीपली आपको बता रहे हैं। 2 कारण हो गए। अब इसमें मानव निर्मित कारण आ सकते हैं, जैसे प्रशासनिक शिथिलता हो गई, हाँ, आर्य आक्रमण की संकल्पना हो गई, जैसे आपका आर्थिक कारक हो गए। तो पहला हो गया आर्य आक्रमण, एक आप कोडिंग करके दिखा सकते हैं, इसी फ्रेमिंग कर लीजिएगा, आर्य आक्रमण। दूसरा है प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता। तीसरा दिखा दीजिएगा आपका आर्थिक कारक आदि, ठीक है। तो आर्थिक कारण व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे आदि का पत्र दिखा सकते हैं। प्राकृतिक कारण में आपके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे हो सकते हैं आपके जलवायु परिवर्तन, बाढ़ हो गया, भूतात्विक परिवर्तन हो गया, आपका हो सकता है जलवायु, भूतात्विक परिवर्तन। इसका हमारे पास बहुत अच्छा पीडीएफ है पूरी कोडिंग के साथ, आप ले लीजिएगा। जलवायु, भूतात्विक परिवर्तन, बाढ़, फ्लड, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद आपका हो सकता है इसमें वनों का कटाव, परिस्थितियों के संकट आजकल माना जाता है, हाँ, तो ये हो सकता है वनों का कटाव, परिस्थिति की परिवर्तन, ये मान सकता है जल की कमी, ठीक है, जल की कमी और सूखा, ये सब प्राकृतिक कारण हैं, हाँ। सूखा, आज जो व्यवस्था है, इसी तरह नगरीय व ग्रामीण सामंजस्य का अभाव, ये आप कोडिंग करके अपने लिए लिख सकते हैं, वहां पे आप इसको दर्शा भी सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये बेहतरीन कारण है आपके, जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फेज हैं। चलिए ये आप कोडिंग करके अपने लिए याद करने के लिए लिख लीजिएगा, इसी की व्याख्या कर लीजिएगा, ठीक। हमारे पास इसका बहुत अच्छा कोडिंग है, आप ले लीजिएगा। पतन के पहले कारण देखते हैं। पतन का पहला कारण कुछ लोग मानते हैं आर्य आक्रमण, चूंकि आर्य आक्रमण की संकल्पना अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, क्योंकि आर्य आक्रमण की संकल्पना का जो आधार था, यह मुख्यतः औपनिवेशिक इतिहास लेखन के कारण आया, जिसमें मुख्यतः योगदान आपका मैक्स मूलर का रहा है, जिन्होंने एक किताब लिखी है द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। दूसरा लिखा है द आर्यंस। तीसरा लिखा है उन्होंने इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस। तो उन लोगों ने आधार दिया। बाद में मार्टिन व्हीलर ने मोहनजोदड़ो में जो 26 स्केल्टन मिले, उन स्केल्टन एच क्षेत्र से उन स्केल्टन के आधार पे आर्य आक्रमण की संकल्पना कर दिया। आगे चलकर हर्बर्ट रिजले ने आर्य और द्रविड़ 2 प्रजातियों की संकल्पना करके उन्होंने इसको और आगे बढ़ा दिया। तो ये जो है थियोरी ऑफ रेस और थियोरी ऑफ डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है यूरोपीय इतिहास लेखन की, उन्हीं की देन आप आर्य आक्रमण के सिद्धांत को मान सकते हैं, जबकि वर्तमान में आर्य आक्रमण के सिद्धांत को नहीं माना जाता है। ओके, तो ये नहीं मान सकता, क्योंकि जब कनेरी महोदय ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त जितने भी हड्डियां थी, जो लोग सामूहिक होमिसाइड की बात कर रहे थे, जब उसका उन्होंने अध्ययन किया तो कहा इसमें केवल एक हड्डी ऐसी है जिसमें चोट लगने का साक्ष्य है, अन्य किसी में चोट लगने का साक्ष्य नहीं है। तो ये नहीं मान सकता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। और आज के दौर में चाहे आप भगवान दास गिरवानी की किताब हो द रिटर्न ऑफ द आर्यंस हो, चाहे आप बीबी लाल जी को पढ़ लीजिए फ्रंटियर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, या सरस्वती फ्लोज ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। या तो आप एडमंड लीच जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हैं, आप उनके लेख को पढ़ लीजिए, ठीक है। आर्यंस इन्वेशन ओवर 4 मिलेनिया, उनको पढ़ लीजिए। चाहे आप सुदेशना गुहा को पढ़ लीजिए, इंडो आर्यंस कंट्रोवर्सी। तो बहुत सारे ग्रंथों में, चाहे आप बी डी सावरकर को पढ़ लीजिए, जिन्होंने मुख्यतः गोवलकर ने चिल्ड्रंस ऑफ इंडियन सॉइल का सिद्धांत दिया, जो एक इंडिजिनियस
थियरी रिलेटेड टू आर्यंस के बारे में माना जाता है। और इसकी वर्तमान में जो राखी गढ़ी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर यह नीरज राय और बसंत सिंधे ने प्रमाणित किया कि उस रिपोर्ट का नाम है एन एंशिएंट हड़प्पन जीनोम लैक्स द एंसेस्ट्री ऑफ स्टेपी पास्टोरलिस्ट एंड इनारियन फार्मर्स। उसमें उन्होंने बताया कि भारतीय सभ्यता जो है वह अति प्राचीन काल से ही हमको राखी गढ़ी में प्राप्त होती है। और जो हमें हड़प्पा सभ्यता की एंटीक्विटी को बताती है, यह एंटीक्विटी लगभग 7000 ईसा पूर्व तक जाती है। वहाँ से लेकर अति प्राचीन काल से लेकर क्रमागत रूप से आधुनिक काल तक का एक क्रमागत एक ग्रेजुअल सिस्टमैटिक कल्चरल सीक्वेंस हमको देखने को मिलता है। यहाँ कहीं भी कोई अवरोध नहीं है, इसीलिए आर्यों के बाहर से आने का, आक्रमण करने का कोई भी साक्ष्य नहीं मान्य है, तो उन्होंने नकार दिया है। तो इसीलिए आर्य आक्रमण की संकल्पना को अब माना नहीं जाता है। आर्यंस वास्तव में भारतीय थे, इसलिए ये मत उचित नहीं है। तो पहला आप ये बता दीजिएगा। दूसरा देखिए, तो आर्य आक्रमण के सिद्धांत में आप एक दो नाम लिख सकते हैं कि इसको प्रमाणित किया था किसने? मार्टिमर व्हीलर ने, हर्बर्ट रिजले ने, मैक्समूलर ने आदि की संकल्पना थी, जो कि अब मान्य नहीं है। ओके, एक लाइन में। दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है आर्थिक कारण। जो कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, उन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण आर्थिक माना, आर्थिक कारक। उन लोगों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है, इसके पीछे मूल कारण यह है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार वाणिज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। जो विदेशों से व्यापार वाणिज्य होता था, जो मेसोपोटामिया सुमेरिया सभ्यता से होता था, वो नहीं हो पाया। और इसीलिए आर्थिक कारणों के फलस्वरूप ही इनका उद्योग धंधा, कुटीर उद्योग आदि नष्ट हो गए और व्यापार वाणिज्य की पतन के कारण नगरों का पतन हो गया। यही हड़प्पा सभ्यता के तिरोभाव का कारण हो गया। अगला देखिएगा। जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता जो है, प्रशासनिक शिथिलता कहते हैं हड़प्पा सभ्यता जब अपने परिपक्व अवस्था में थे, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसे मतलब प्रौढ़ावस्था या कहते हैं मेच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, जब अपने सुप्रीम अवस्था, अपने क्लाइमेक्स पे था, जेनेट पॉइंट पे था, तो हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ कि पूरी तरह से नगरी था। हड़प्पा सभ्यता अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का प्रशासनिक क्षमता कमजोर हो गई। और कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के अंतिम स्तर से हम देखते हैं कि वहाँ से सड़क के बीच में आवे ओवेंस के साथ मिलते हैं। तो सड़क के बीच में किसी ने आवा बना लिया था। इससे लगता है धीरे धीरे प्रशासन कमजोर हो गया। लेकिन अब एक साक्ष्य के आधार पर नहीं कर सकते। हो सकता है वो सड़कें रिलेवेंट ना नहीं हो सकता है वो जिधर से गुजर रही हो, उसका कोई जरूरत ना पड़ा हो, दूसरा सड़क बन गया हो, इसीलिए बीच में आवा के साथ मिल गए। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। तो एक प्रशासनिक शिथिलता को भी इनके पतन का कारण माना जाता है। अगला कारण देखिए। अगले जो प्रमुख इसके कारण हैं वे हैं आपके, पहला है देखिए इसमें आइए जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन ये मार्शल का सिद्धांत है, याद रखिएगा। ये आपका व्हीलर का है, हर्बर्ट रिजले का है, आदि का लिख लीजिएगा। ठीक है। जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन को दिया है आर.एल. स्टाइन ने और घोष ने। तो इसको कर लीजिएगा स्टाइन प्लस घोष की मान्यता है। स्टाइन और घोष ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मूल कारण जो होता है वो जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे विपरीत प्रभाव पड़े, जिनके फलस्वरूप नगरीय स्वरूप कमजोर हो गया। पांचवा कारण देख लीजिए। पांचवा इसी से जुड़ा है नदियों के मार्ग में परिवर्तन। नदियों के मार्ग में परिवर्तन। अब ये क्या होता है? नदियों के मार्ग परिवर्तन का जो आधार है यह दिया है मुख्यतः आपके लैम्बिक एवं वस्त ने। ठीक है। नदियों के मार्ग परिवर्तन ये क्या कहते हैं? लैम्बिक महोदय हैं और वस्त ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नदियां जो हैं वह क्या है कि नदियों के किनारे हड़प्पाई नगर स्थित थे। लेकिन क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप, प्राकृतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप बहुत सारी नदियां अपनी दिशा बदल ली, जिनसे इनका व्यापार वाणिज्य जो है कमजोर हो गया और इनके कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था थी वो कमजोर हो गया और इसीलिए इनका पतन हो गया। अब मान लीजिए इन्होंने कहा
कि हड़प्पा के पतन का कारण उन्होंने बता दिया कि रावी नदी के मार्ग परिवर्तन हो गया, कालीबंगा के लिए बता दिया घग्गर नदी के मार्ग परिवर्तन हो गया। लेकिन आप देखिए हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो कि किसी नदी के किनारे नहीं थे, तो फिर उनका पतन कैसे हो गया। और ये जरूरी नहीं कि क्या सब मतलब है कि 2-4 नगर, तो मान लो कि नगरों के मार्ग नदियों के परिवर्तन से थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन क्या पूरे नगरों तो होगा नहीं, इसलिए मान्य नहीं है। आगे चर्चा करते हैं। इसी तरह एक सिद्धांत है भूतात्विक परिवर्तन। चलिए बाढ़ देख लेते हैं, बड़ा मान्य है फ्लड। बाढ़ क्या है? बाढ़ का जो सिद्धांत है यह मार्शल, मैके और राव ने दिया है। किसने दिया है? जॉन मार्शल ने भी दिया है। मार्शल, मैके और राव, इन लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में कई जगह पे हमको डैम बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। डैम माने होता है, उसका कहते हैं गवर बंद। गवर बंद माने होता है डैम, ठीक है, गवर बंद बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये जो साक्ष्य है मोहनजोदड़ो से लोथल आदि मिलते हैं, और यहाँ से हमको बाढ़ के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से और लोथल से। तो ऐसा लगता है कि लोग नदी किनारे थे, इनमें बाढ़ आ गई, इस बाढ़ के फलस्वरूप जो है ये नगर नष्ट हो गए। तो इन नगरों के पतन का एक कारण ये हो सकता है। एक दो कारण कहीं कहीं हो सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं जल प्लावन, वाटर लॉगिंग। जल प्लावन क्या होता है? वाटर लॉगिंग। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो उस जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप या कहीं बाढ़ आई तो पानी जो है बहुत समय तक रुक गया, उसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। अगर पानी बहुत समय तक रुक गया तो उससे क्या होता है कि उस पानी के रुकने से जो वहाँ की मिट्टी होती है, जो वहाँ के खासकर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। जो मिट्टी में जब खेतों में पानी भर जाता है तो क्या कहता है, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जो आपका एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है पृथ्वी की और एक कैपिलरी एक्शन होता है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके माध्यम से पानी जो है जब नीचे जाता है तो वो अपने साथ जमीन के मतलब मिट्टी के जो उर्वरता होती है, जो उसके पोषक तत्व होते हैं, उनको भी खींच के नीचे ले जाती है। और वे जो तत्व जो होते हैं, जब कोई ज़्यादा दिन पानी रहता है तो उसके कारण क्या होता है, वो काफ़ी नीचे चले जाते हैं। अगर वो थोड़े ऊपरी स्तर पर रहें तो फिर से क्या होता है, जो कैपिलरी एक्शन होती है किसका क्रिया, उसके माध्यम से फिर उनको खींच लिया जाता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो कहते हैं कि जब वाटर लॉगिंग होती है, जैसे जमीन में जो ABC स्तर होता है, जिसका C स्तर होता है, C लेयर ऑफ द सॉइल, वो सबसे ज़्यादा उर्वर होता है, उपजाऊ होता है। अब यहाँ पे उर्वरता पाई जाती है, खनिज तत्व ज़्यादा होते हैं, पोषक तत्व। अब ये तत्व जब अधिक अंदर चले गए तो फिर से ऊपर नहीं आ पाए, ये जमीन बंजर हो जाती है, खराब हो जाती है और वो कृषि के योग्य लंबे समय तक नहीं रहती है। यही आपका ये वाटर लॉगिंग का एक बहुत बड़ा दुखद मतलब एस्पेक्ट है। तो ये भी एक प्रमुख कारण कहीं कहीं हो सकता है जहाँ पे ऐसा कभी हुआ होगा, हर जगह नहीं। अगला देखते हैं, अगला है भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन। अब भूतात्विक परिवर्तन का मतलब हो गया कि भूमि के फॉर्मेशन में बदलाव, भूतत्व, भूमि के तत्वों में बदलाव हो जाए। अब जो भूतात्विक परिवर्तन है यह क्या है, इसमें साहनी और राइट्स ने दिया है, साहनी और राइट्स ने दिया है। इसी में जल प्लावन भी हो सकता है, ठीक है। तो भूतात्विक परिवर्तन को साहनी प्लस राइट्स ने, कम से कम इतना लिखते जाएगा कि कौन कौन दिया है और एक एक दो लाइन लिख दीजिएगा सब में। सब देखिए, हर पूरे नगर के पतन का कोई एक कारण नहीं है, हर जगह के जितने भी कारण हैं वो कहीं न कहीं योगदान देंगे। तो कहीं कहीं के नगर अलग अलग कारणों से कमजोर हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक कारण से सब नगर नष्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये दिमाग को अपनी फ्रीडम रखिएगा, ठीक है। तो एक हो गया। इसी में भूतात्विक परिवर्तन में कभी कभी क्या होता है, विवर्तनिक विक्षोभ होता है। जो विवर्तनिक विक्षोभ होता है उसके फलस्वरूप कभी कभी क्या होता है, भूमि के फॉर्मेशन में बदलाव आ जाता है और भूमि जो होती है उठ जाती है, ठीक है। मान लीजिए कहीं नदियों से गाद आया, जल प्लावन से कहीं गाद आ गया, इन सब के माध्यम से अगर जब वो एक बड़े क्षेत्र पे आ गया तो पता लगा वहाँ की मिट्टी का फॉर्मेशन खराब कर दिया। तो इस एक विवर्तनिक परिवर्तन जो होती है और जल प्लावन जो होती है, इनके माध्यम से ये सब परिवर्तन हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं पॉइंट, विवर्तनिक परिवर्तन प्लस लिखिएगा जलवायु जल प्लावन। ओके, चलिए
अगला देखते हैं भौतिक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक रासायनिक परिवर्तन सामान्य बता रहे हैं जिससे आपका पूरा काम हो जाए, आप बेहतरीन सिस्टमेटिक लिख नहीं पाएंगे। अब ये क्या होता है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है, इसे दिया है रूस के विद्वान है दिमित्रियेव, रूसी विद्वान है दिमित्रियेव, रूस के हैं। ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे जगह जो हैं वह किसी अदृश्य गाज, अदृश्य जो होते हैं गाज जो होते हैं, उस अदृश्य गाज के फलस्वरूप नष्ट होंगे। उसके माध्यम से जो पृथ्वी है, धरती है, उसमें भौतिक परिवर्तन और कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप जो होते हैं वहाँ क्षेत्र विशेष के भौतिक और रासायनिक स्वरूप में बदलाव आ जाता है। तो साइंटिफिक अप्रोच है, उसके कारण जो होता है नगरों का पतन हो सकता है। अगला देखिएगा, अगला है मार्टिन व्हीलर ने एक और सिद्धांत दिया, वो कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आकस्मिक हो गया। यहाँ हम क्या लेते हैं, इसे आगे लिखते हैं। इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है आकस्मिक है। 9 यहाँ हो गया, 10वें से शुरू भी करते हैं। पतन के कारण चल रहा है 9, 10। ओके, चलिए 10 में क्या हो गया, आकस्मिक परिवर्तन। क्या हड़प्पा सभ्यता का पतन आकस्मिक हुआ? तो आकस्मिक अंत इसे दिया है व्हीलर महोदय ने। इन्होंने कहा हड़प्पा सभ्यता जो है आकस्मिक रूप से नष्ट हो गई। तो ये तो बड़ा बहुत मुश्किल है कि हड़प्पा सभ्यता अचानक नष्ट हो गई, पूरी इतने जगह पे विकसित सभ्यता, ये तो मान्य नहीं हो सकता है, आकस्मिक अंत। अगला है एक फेयर सर्विस ने सिद्धांत दिया, वनों का कटाव और पारिस्थितिक असंतुलन। वनों का कटाव व पारिस्थितिक परिवर्तन, पारिस्थितिक असंतुलन होगा। अच्छा, आप देखिए, अब इन शब्दों में आपको ही इसका आंसर खुद मिल जाएगा। ये आप एक लाइन पर्याप्त है आपको इसका कारण बताने के लिए। ये किसका है बस जान लीजिएगा, ये है फेयर सर्विस का। अब इसकी व्याख्या करने जरूरत नहीं, वन का कटाव हो गया, पारिस्थितिक परिवर्तन आ गया, पर्यावरणीय प्रॉब्लम आ गया, ये तो सिंपल बात है। चलिए 12वां देखते हैं। इसके पश्चात एक दो नए सिद्धांत बताते हैं। एक है विष्णुमित्र और गुरदीप सिंह है, उनका मत है जल की कमी। ये कहते हैं कि जल की कमी, एक सेकंड, जल की कमी थोड़ा सा बाद देते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। एक है ग्रामीण और नगरीय परिवेश में असंतुलन। तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के बीच संतुलन का समाप्त होना, नगरीय व ग्रामीण संतुलन का समाप्त होना। ये क्या है, यह सिद्धांत जो है मुख्यतः दिया है डी.के. चक्रवर्ती ने। किसका है? डी.के. चक्रवर्ती। डी.के. चक्रवर्ती, यहां मिटा देते हैं। फिर डी.के. चक्रवर्ती का समझे क्या है, ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में, वो कहते हैं धीरे धीरे प्रारंभ में नगरों और ग्रामीण क्षेत्र में, भाई क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नगर था तो उसके आसपास ग्रामीण परिवेश भी था, तो कहा कि क्योंकि ग्रामीण से नगर का विकास हुआ, तो कहा कि शुरुआती दौर में नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संतुलन था। और नगरों के आसपास जो थे बहुत सारे शिकारी होते थे, शिकारी संग्रह करता थे, जो शिकार के माध्यम से चीज़ों वस्तुओं का संग्रह करते थे। अर्ध कृषक टाइप के लोग थे, हाँ, और अन्य ग्रामीण समूह, ये लोग क्या कहते आसपास रहते थे। कुछ अर्ध कृषक रहते थे, कुछ ग्रामीण ये सब रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि सभ्यता जो है यह पूरब और दक्षिण की ओर अग्रसर हुई। तो हड़प्पा सभ्यता पश्चिमोत्तर भारत से पूरब की ओर अग्रसर हुई है और दक्षिण भारत तरफ गई है। कहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत सारा जो है परिवर्तन होने लगा। मतलब जो परिवर्तन जलवायु से हो सकता है, वह परिवर्तन जो होता है विभिन्न कारणों से हो सकता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप नगर और ग्रामीण में जो संतुलन था वो कमजोर हो गया, और संतुलन जो कमजोर हो गया, इसी के कारण जो अविकसित
और जो और विकसित शिकारी संग्रहकर्ता थे वे ऐसे समूहों को निगल गए, खा गए, उनके अस्तित्व को कमजोर कर दिए। इसका कारण उन्होंने ये मान लिया। तो नगरीय और ग्रामीण असंतुलन जो है इसके पतन का कारण हुआ। यद्यपि ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर जगह लागू नहीं होता है। अगला कारण हम देखते हैं। अगला कारण आपका है जल की कमी। जल की कमी ये लेटेस्ट सिद्धांत है, आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। ये जल कमी किसका है? विश्वामित्र और गुरदीप सिंह का है। विश्वामित्र प्लस गुरदीप सिंह का है। ये कहते हैं, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहा कि जब प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा तो इस मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो है प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा गया। जो प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा गया तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि धीरे धीरे वर्षा आदि कम होने लगा और इसके कारण जल की कमी हो गई। और जल की कमी के कारण बहुत सारे भूतात्विक परिवर्तन हुए, इन सब के कारण कमी हो गई और जल की कमी जो है इसके पतन का एक कारण हुआ। इन्होंने अपने मत को स्थापित करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप के रूप में जयपुर का एक गाँव है हिस्टोर का इन्होंने उदाहरण दिया। ठीक है, और देखिए तो इन्होंने क्या उदाहरण दिया, एक दिया जयपुर के गांव हिस्टोर, पहले सोच किया हिस्टोर जयपुर में है, इसका इन्होंने उदाहरण दिया। और दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया एक जगह है आपका कच्छ में, जो कच्छ का जगह है वह है लाखपत क्षेत्र, जहाँ पे मोरा बांध बना था। लाखपत क्षेत्र जहाँ मोरा बांध बना था, यह है कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में, कच्छ में। ठीक, तो यहाँ का इन लोगों ने साक्ष्य देकर इस अपने बात को स्थापित करने का प्रयास किया। तो जल की कमी इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगला देखिए, सबसे लेटेस्ट जो है वह है वर्षा कम होना। वर्षा कम होना ये क्या है? ये लेटेस्ट एक मत है जो कि खड़गपुर IIT का है। खड़गपुर IIT का शोध है, IIT। ठीक है, खड़गपुर IIT वालों ने क्या किया, इन लोगों ने हिमालय के क्षेत्रों में पिछले 5000 वर्षों के उसके वेदर पैटर्न, मौसम परिवेश जो होता है उसका अध्ययन किया। मौसम में बदलाव, मौसम में परिवर्तन आदि का अध्ययन करके बताया कि इन क्षेत्रों में लगभग 900 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा नहीं हुई या तो बहुत कम हुई इन सब क्षेत्रों में, मतलब पिछले 5000 वर्षों तक का मौसम पैटर्न का अध्ययन किया और बताया कि पिछले 900 वर्षों में जो था यहाँ पर वर्षा जो था वह न के बराबर था, नहीं हुआ था। इसीलिए वर्षा की कमी का जो था इनके पतन का मूल कारण था। तो इन्होंने वर्षा की कमी को मूल कारण बताया। इस प्रकार, ठीक है, 2 उन्होंने मत दिया। अब आते हैं, समझिएगा, हमने अभी चर्चा किया था, देखिए ये हड़प्पा सभ्यता की भूमिका बताई थी, फिर हमने हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को बताया था, फिर हमने तीसरा आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण बताया था। सी कर लीजिए, ये जो हमने इसकी पूरी व्याख्या किया। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, लास्ट में चौथा पॉइंट इसका है, चौथा पॉइंट इसका होगा CD। चलिए यहाँ देख लेते हैं, इसका D है आपका निष्कर्ष। प्रस्तुत मतों के सर्वेक्षण के आधार पे और उनके अनुशीलन के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय परिवेश 1700 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कमजोर हुआ, वह आगे चल के 1500 ईसा पूर्व तक आते आते ग्रामीण परिवेश में समाहित हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे यद्यपि यह हड़प्पा सभ्यता के जो तत्व हैं वह अपने अंतिम अवस्था के द्योतक के रूप में भी अपनी अस्तित्व बनाए रखे गए हैं, जिनका साक्ष्य हमको आपके उत्तर हड़प्पाई क्षेत्र या उप सिंधु संस्कृति में प्राप्त होता है, जिसमें आपका पंजाब का बहावलपुर, हरियाणा पंजाब
आपका मिताथल, रोपड़ आदि, और गुजरात का रंगपुर आदि क्षेत्र प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश में जहाँ से आलमगीरपुर, हुलास, आलमगीरपुर नहीं, हुलास और बड़गांव से जहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। ये जो साक्ष्य हैं ये सब ऐसे साक्ष्य हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तरवर्ती चरण में अपने अस्तित्व को बचाए रखे, इसीलिए इन्हें उत्तर हड़प्पाई स्थल भी कहते हैं, या उत्तर सिंधु स्थल या उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। आलमगीरपुर सारे उत्तर हड़प्पाई स्थल ही है, आलमगीरपुर, हुलास और बड़गांव। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से न तो कभी विनिष्ट हुई, न तो पूरा तरह से कभी पूरा अंत हुआ। हाँ, नगरीय परिवेश ग्रामीण परिवेश में क्यों परिवर्तित हो गया, इसके जो क्यों हुआ, इसके पीछे ये अनेक कारण जरूर हो सकते हैं। तो वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के परिवर्तित स्वरूप के आधार पे हमको इस प्रश्न को लेना चाहिए, न कि हड़प्पा सभ्यता के अंत या पतन के आधार पर। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय जीवन शैली था यह किसी एक कारण से नहीं, अंतिम निष्कर्ष है कि ऐसा कि उपरोक्त सभी मतों का अनुशीलन करने के बाद हम अंतिम निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर एक ही किसी विशेष कारण से नष्ट नहीं हो सकते हैं, और न तो वो अप्रोप्रिएट या वैज्ञानिक या नैसर्गिक प्रतीत होता है। इसलिए कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अनेक नगर अलग अलग कारणों के परिणाम से धीरे धीरे उनका तिरोभाव हुआ होगा, धीरे धीरे वो कमजोर हुए होंगे, और वही कारण जो था अलग अलग नगरों के तिरोभाव का कारण माना जा सकता है। और अंततः यह सभ्यता जो है धीरे धीरे अपनी अस्मिता, अपने प्रमुख जो गुण था नगरीय परिवेश, नगरीय जीवन शैली, उसको वो खोता गया और धीरे धीरे वो ग्रामीण परिवेश में जाके समाहित हो गया। यद्यपि इस परिवेश में भी, इस अवस्था में भी कई जगहों पे वह अपने अंतिम विकास की प्रक्रिया के रूप में उत्तर हड़प्पाई सभ्यता या उप सिंधु संस्कृति के रूप में परवर्ती सिंधु सभ्यता के रूप में जीवंत दिखाई भी देता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के तिरोभाव के प्रश्न को उनके परिवर्तित स्वरूप के अंतर्गत देखते हुए नगरीय परिवेश के ग्रामीण परिवेश में बदलाव की प्रक्रिया के आधार पर समझने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।